नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी की गद्य विधा आत्मकथा विधा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आत्मकथा हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधा है। इसका शाब्दिक अर्थ है अपनी कथा। इसमें लेखक स्वयं के विगत जीवन की कथा का विवेचन वास्तविकता के साथ करता है, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवनी ही आत्मकथा है। आत्मकथा की कतिपय परिभाषाओं पर भी एक बारगी दृष्टि डाल ली जाए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के शब्दों में आत्मकथा लेखक के अपने अतीत का समग्र वर्णन है। आत्मकथा के द्वारा अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाया जाता है। अमृता प्रीतम के अनुसार आत्मकथा यथार्थ से यथार्थ तक पहुँचने की प्रक्रिया है। त्रिलोकीनाथ शर्मा के शब्दों में आत्मकथा आत्मकथाकार के द्वारा लिखित उसके निज जीवन की अनुभूतियों एवं जीवन के विकासात्मक इतिहास की कलात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें जीवन सत्य और युग सत्य का समावेश रहता है। आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है। इसमें वह स्वयं के अनुभव को वर्णित करता है, अपने अतीत का विश्लेषण करता है। इसके लिए आवश्यक है कि लेखक आत्म प्रशंसा एवं आत्मवेदना के भाव से बचकर स्वयं का तटस्थ मूल्यांकन करें। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं ली जाएं, किंतु इनमें हृदय को छूने वाली अथवा जीवन में मोड़ लाने वाली घटनाओं का समावेश जरूरी है। इसमें लेखक के जीवन की प्रामाणिक और तथ्यपरक जानकारी रहती है, इसलिए कल्पना का इसमें कोई स्थान नहीं होता। इसकी शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए तथा जीवन में घटित घटनाओं के क्रम का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। आत्मकथा का उद्देश्य अपने जीवना अनुभव से दूसरों का परिचय कराना और अपने अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करना ही होता है। इसलिए इसे आत्मचरित्र या आत्मकहानी भी कहा जाता है। आत्मकथा में ईमानदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक को ईमानदारी के साथ स्वयं के गुण दोषों का विश्लेषणात्मक विवेचन करना होता है, ताकि स्वयं के व्यक्तित्व का निसंकोच भाव से एक जीता जागता चित्र पाठक के समक्ष प्रस्तुत हो सके। ये तो ही आत्मकथा की अर्थ और परिभाषा। चलिए अब आत्मकथा के तत्वों पर भी चर्चा कर ली जाए। आत्मकथा का पहला तत्व है वर्ण विषय। अपनी बीती हुई जिंदगी का फिर से व्यक्तिकरण करना ही आत्मकथा का वर्ण विषय है। इसमें लेखक के व्यक्तित्व के अनुरूप ही विषय प्रस्तुत होता है। साथ ही सत्यता, यथार्थता, रोचकता एवं संक्षिप्तता का होना भी आवश्यक है, क्योंकि आत्मकथा का विषय कल्पना पर नहीं बल्कि सत्यता, यथार्थता पर रोचक ढंग से संक्षिप्त रूप में आधारित होता है। अगला तत्व है चरित्र चित्रण। इसमें लेखक अपने ही चरित्र का विश्लेषण करता है, साथ ही अपने से संबंधित अन्य व्यक्तियों के चरित्र पर भी प्रकाश डालता है, जिससे आत्म प्रशंसा और आत्मदोष दोनों ही स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाते हैं। अगला तत्व है देश, काल एवं वातावरण। लेखक की जिंदगी किसी देश या काल में रहकर ही व्यतीत होती है, क्योंकि वह भी एक सामाजिक प्राणी होता है। इसलिए उसकी आत्मकथा में भी तत्कालीन देश की परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से वर्णित होती हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की आत्मकथाओं में राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। अगला तत्व है उद्देश्य। आत्मकथा लेखक का मुख्य उद्देश्य आत्म परीक्षण करना होता है। वह अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित कर उन्हें सजोना चाहता है तथा अपने जीवना अनुभव से पाठक को लाभान्वित कराना चाहता है। साथ ही वह आत्मविश्लेषण कर मानव समाज को समझना भी चाहता है। अगला तत्व है शैली एवं भाषा। आत्मकथाकार विभिन्न तरीकों से अपनी आत्मकथा को सजाते हैं। वह इसके लिए विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं।
इसके लिए उसकी शैली रोचक एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए ताकि पाठक पर स्थायी प्रभाव पड़े, और यह तभी संभव है जब वह गुण के साथ अपने दोषों को भी प्रकट करे। साथ ही उसे संक्षिप्त भी होना चाहिए ताकि वह बोझिल ना बन जाए। उसकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा भावानुकूल होनी चाहिए ताकि पाठक उससे प्रभावित हो सकें। ये तो ही आत्मकथा के तत्वों की बात, जो एक अच्छी आत्मकथा में होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर इन दोनों पर एक साथ चर्चा होती है और मतभेद उत्पन्न हो जाता है। आत्मकथा और जीवनी में मुख्य अंतर यही है कि आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में लिखी जाती है, जबकि जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक निजी जीवन से गहराई से जुड़ा होता है, जबकि जीवनी में लेखक चरित्र नायक के जीवन से उतना नहीं जुड़ा होता है। आत्मकथा में लेखक अपने बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है, जबकि जीवनी में कुछ बातें गोपनीय भी रह जाती हैं। आत्मकथा अपने जीवन काल में ही लिखी जाती है, जबकि जीवनी में ऐसा नहीं है। आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होता है, जबकि जीवनी में ऐसा नहीं है। आत्मकथा लेखक के पास अपने जीवन संबंधी सभी जानकारी होती है, जबकि जीवनीकार को सामग्री विभिन्न स्रोतों से एकत्र करनी पड़ती है। आत्मकथा आत्मनिष्ठ होती है, जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। आत्मकथा सत्य पर आधारित होती है, जबकि जीवनी अनुमान पर आधारित होती है। आत्मकथा में लेखक अपने अंतर जगत को प्रकट करता है, जबकि जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करता है। ये तो हुआ जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। चलिए अब आत्मकथाओं के वर्गीकरण पर भी बात कर ली जाए। आत्मकथाओं को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिपरक और शैलीपरक। व्यक्तिपरक आत्मकथाओं को पुनः तीन भागों में बांटा गया है: समाज सुधारकों की आत्मकथाएं, राजनीतिज्ञों की आत्मकथाएं और साहित्यकारों की आत्मकथाएं। समाज सुधारकों की आत्मकथाएं जन कल्याण तथा मानव कल्याण की भावना से प्रेरित हैं। इनमें दयानंद सरस्वती की आत्मचरित्र, श्रद्धानंद की कल्याण पथ का पथिक प्रमुख है। राजनीतिज्ञों की आत्मकथाओं में तत्कालीन देश एवं संघर्षों का चित्रण है। इनमें महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी प्रमुख आत्मकथा है। साहित्यकारों की आत्मकथाएं लेखकों के आधार पर विभाजित हैं, जिनमें कवियों की आत्मकथाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, निराला आदि की आत्मकथाएं आती हैं। कथाकारों की आत्मकथाओं में मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अक्ष की आत्मकथा प्रमुख है। आलोचकों की आत्मकथाओं में आलोचक प्रवृत्ति अंतर्निहित है। इनमें श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी, बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं प्रमुख हैं। शैलीपरक आत्मकथाओं को भी पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला निबंधात्मक शैली के आधार पर, दूसरा संरचनात्मक शैली के आधार पर, तीसरा डायरी शैली के आधार पर। निबंधात्मक शैली के आधार पर लिखी आत्मकथाओं में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास तथा बाबू गुलाब राय की आत्मकथाएं प्रमुख हैं। संरचनात्मक शैली के आधार पर लिखित आत्मकथाओं में सुमित्रा नंदन पंत की 60 वर्ष एक रेखांकन, शांतिप्रिय द्विवेदी की परिवाजक की प्रजा प्रमुख है। डायरी शैली में लिखित आत्मकथाएं स्थान, समय आदि से युक्त हैं। इनमें कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी तथा राहुल संस्कृतायन की आत्मकथाएं आती हैं। ये तो ही आत्मकथा का वर्गीकरण। इधर आजकल दलित साहित्य की अवधारणा के साथ ही दलित आत्मकथा की चर्चा भी होने लगी है, तो चलिए दलित आत्मकथा पर भी दृष्टि डाल ली जाए। दलित साहित्य की अवधारणा का जन्म सर्वप्रथम मराठी साहित्य में हुआ। विद्रोह दलित साहित्य का प्रस्थान बिंदु है। इसमें युगों की पीड़ा के खिलाफ संचित होते उस क्षुब्ध आक्रोश का तूफान है, जिसमें करोड़ों लोगों की यह भावना छिपी है कि वे अब
मनुष्य से एक दो या कई दर्जा नीचे नहीं रहना चाहते, बल्कि अब वे मनुष्य के रूप में जिएंगे और मनुष्य के रूप में जीवन को, एक सम्मानित जीवन को जैसे भी हो हासिल करके रहेंगे। दलित साहित्य दलितों में जीवन और उनकी समस्याओं को केंद्र में रखकर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य है। यह सामाजिक अन्याय और विद्रोह और आक्रोश से युक्त साहित्य है। डॉक्टर दयानंद बटोही के शब्दों में दलित साहित्य दलितों की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसमें दलित मानवता का स्वर है, एक नकार है, एक विद्रोह है। यह विद्रोह उस व्यवस्था के प्रति है जो सदियों से दलितों का शोषण कर लाभ की स्थिति में है। दलित साहित्यकारों का मानना है कि एक दलित साहित्यकार ही अपने जीवनाभाव को लेकर दलित साहित्य लिख सकता है। दलित साहित्य समाज में समानता, भाईचारा और मानवीय स्वतंत्रता की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि एक दलित साहित्यकार ही अपने जीवनानुभव को अच्छी तरीके से वर्णित कर सकता है, जबकि गैर दलित साहित्यकार की स्वर में सहानुभूति की भावना प्रमुखता से होगी। यह दलित साहित्यकारों का मानना है। दलित आत्मकथा में लेखक ने अपने घोर नरकीय जीवन का खुलकर चित्रण किया है। इसमें हमारे समाज के बड़े हिस्से का अंतर्दाह और चित्कार है। दलित आत्मकथाएं हमारे समाज के एक बड़े हिस्से के दुख और उत्पीड़न को हमारी आँख के आगे रखकर उनके प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए ललकारती हुई हमें सभ्य और संवेदनशील मनुष्य बनाती हैं। वस्तुतः इसमें दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, अन्याय, अत्याचारग्रस्त लोगों का जीवन अभिव्यक्त हुआ है। मैनेजर पांडे के शब्दों में दलित आत्मकथा एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक समुदाय की आत्मकथा है। इसी तरह डॉक्टर संजय मुनेश्वर के अनुसार दलित आत्मकथाओं के माध्यम से दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित लोगों का जीवन बड़े व्यापक रूप में अपनी संपूर्ण तथा कड़वी सच्चाई के साथ उभर कर सामने आता है। मराठी में दलितों की कुछ खास आत्मकथाओं की उल्लेखनीय चर्चा हुई है। इनमें दया पवार की अछूत, लक्ष्मण गायकवाड़ की उठाई गीर, शरण कुमार लिम्बाले की अक्कर मासी, कौशल्या वैसंत्री की दोहरा अभिश्राप प्रमुख है। हिंदी दलित आत्मकथाओं में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, मोहनदास नमिसराय की अपने अपने पिंजरे, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया उल्लेखनीय है। वस्तुतः दलित आत्मकथाओं में भोगे हुए जीवन का यथार्थ चित्रण है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता आदि मानवीय मूल्यों का समर्थन करती है। इस प्रकार आत्मकथा गद्य साहित्य की एक सर्वश्रेष्ठ विधा है जो व्यक्तिगत अनुभव को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि इसमें लेखक स्वयं के जीवन का अधोपांत वर्णन करता है। यदि आपको आत्मकथा संबंधी मेरा यह विवेचन पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।